ऑडिट सैम्पलिंग से शुरू करना था ना हमें। सैम्पलिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं होती है सैम्पलिंग करना, पर अगर ऑडिटर चाहे तो 100% चेकिंग भी कर सकता है, लेकिन वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। अब मॉडर्न टेक्निक में और क्योंकि बहुत सारे एंट्रीज होते हैं तो 100% चेकिंग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। According to SA 530, audit sampling refers to the application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units have a equal chance of selection. यहाँ पर क्या लिखा है, audit sampling हम वो होता है कि जिस पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएं, मतलब जिस पॉपुलेशन पर हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं और वो 100% से कम है, मतलब कि जो हमने सैंपल लिया है ना वो 100% से कम है, मतलब 95% भी होगा, 90% भी होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, सैंपल होगा, है ना। लेस देन 100% विद इन अ पॉपुलेशन रेलिवेंट अंडर द ऑडिट सच दैट ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। ये अभी हमें और डिटेल में भी पढ़ना है कि अगर जैसे हमने क्या करा, जैसे हमने क्या करा कि हमारे पास हमें सेल्स बिल्स को चेक करना है, सेल के जो इन्वॉइसेस को चेक करना है, और हमारे पास टोटल 1000 सेल्स बिल है, सेल इन्वॉइसेस हैं, लेकिन जब हम सैम्पलिंग करने के लिए गए ना तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 700 बिल अवेलेबल थे और 300 बिल हमें पता ही नहीं था कहाँ थे, तो हमने 700 बिल में से ही सैंपल ले लिया। तो ये गलत है, हमें जब सैंपल लेना होगा तो हमें पूरे 1000 बिल में से लेना होगा, हर किसी के पास इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर इनके पास तो कोई चांस ऑफ सिलेक्शन था ही नहीं, तो इसलिए सैम्पलिंग में क्या होना चाहिए, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑल द आइटम्स इन पॉपुलेशन। दिस इज टू इंश्योर दैट items selected represent the entire population, which enables the auditor to draw conclusion and express his opinion based on predetermined objective। तो मतलब कि हम जिस भी चीज़ का सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल को लेने के लिए हमारे पास 100% पॉपुलेशन होनी चाहिए, पूरा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए डाटा, और जब हम उसका सैंपल लेंगे तो सैंपल लेस देन 100%, कितना भी अमाउंट हो सकता है, 90%, 95%, कितना भी हो सकता है, लेस देन 100%, फिर जो हमने सैंपल लिया होगा हम उस पर फिर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे और फिर उसके बाद हमारा ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा और उसके बेसिस पे ओपिनियन बताएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग द ऑडिट सैम्पलिंग इज टू प्रोवाइड a reasonable basis for auditor to draw conclusions about the population from which sample is selected. Objective of the auditor is using audit sampling is to provide reasonable basis. Objective क्या रहता है ऑडिटर का सैम्पलिंग करने के लिए, ताकि वो एक रीजनेबल बेसिस ड्रॉ कर सके, वो एक एश्योरेंस दे सके। एश्योरेंस में कौन सा टर्म था वो एकदम से, हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस दे सके और फिर उस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। स्कोप ऑफ SA 530। SA 530 becomes applicable when auditor has decided to use audit sampling in performing audit procedures. These standards deal with the auditor's use of statistical and non-statistical sampling when designing and selecting the audit sample. Audit sample, performing test of controls and test of details, evaluating the results from sample। तो SA 530 क्या डील करता है, ऑडिट सैम्पलिंग के साथ डील करता है, जिसमें सैंपल लेने के बाद हम उस पर ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड डील करता है कि ऑडिटर सैंपल लेने के लिए स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को मेथड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। वाइल डिज़ाइनिंग
ऑडिट सैंपल, या फिर परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स, या फिर evaluating the results from the sample. SA 500 audit evidence deal with the auditor's responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the audit opinion. तो audit evidence क्या है? वही sufficient appropriate audit evidence जिसपे conclusion form करते हैं और फिर उसके बाद opinion देते हैं. SA 500 lays down the means available to the auditor for selecting the items for testing. One of those is audit sampling, hence SA 530 complements SA 500. अब population refers to the entire set of data from the sample is selected. वही entire set of data जो हमारा 1000 bills थे वो पूरा set of data बताता था हमें, from which sample is selected and about which auditor wishes to draw conclusion. The auditor should select sample item in such a way that sample can be expected to be representative of the population. This requires that all items in the population have opportunity of being selected. Same वही लिखा है, ठीक है. अब characteristics of population, appropriateness, completeness और reliability. Appropriateness, completeness और reliable. Characteristics of population. Appropriateness. The auditor will need to determine that the population from which sample is drawn is appropriate for specific audit objective. Appropriate means population from which samples are drawn shall be relevant for the specific objective under the audit. मतलब कि जो भी हमारा हमें वर्क करना है, जो भी हमें कंक्लूजन बनाना है, जो भी हमें मतलब जो भी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग, अरे यार, जो भी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऑडिट सैंपल को निकालना होगा. ऐसा नहीं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ और चेक करना और हम सैंपल किसी और चीज़ का ले रहे हैं. तो सैंपल जो हम लेंगे ना वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट होना चाहिए. This is because when samples are drawn and the audit procedures are applied on the samples, conclusions are projected on the population. It is important for the auditor to ensure that population is appropriate to the objective of audit procedure, which will include consideration of the direction of testing. Example, if the auditor's objective were to test overstatement of accounts receivable, overstatement of trade receivables हमें check करना है, the population could be defined as accounts receivable listing. तो हमारी population किस में से हम निकालेंगे? accounts receivable से निकालेंगे. On the other hand, when testing the understatement of accounts payable, the population would not be accounts payable listing, but rather than subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statement, unmatched receiving reports, other population that would provide audit evidence of understatement of accounts payable. मतलब क्या है कि अगर सपोज हमें ओवर स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, कि कहीं हमने हमारे रिसीवेबल्स को ज़्यादा तो नहीं लिखा के रखा, तो हमारे पास वो जो रजिस्टर रहेगा एक जिसके अंदर सारे अकाउंट्स रिसीवेबल की लिस्ट बनी होगी, हम उससे चेक कर सकते हैं उसको और पता लगा सकते हैं कि कुछ ज़्यादा तो नहीं है. लेकिन जब अंडर स्टेटमेंट है तो वो अंडर स्टेटमेंट तो मेंशन ही नहीं होगा हमारे रजिस्टर में क्योंकि कम दिखाया गया. तो अंडर स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमारे पास वो जो लिस्ट है उससे हम नहीं चेक कर सकते. हमें फिर उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा जो भी हमारे इन्वॉइसेस है, स्टेटमेंट है, मतलब हमें दूसरा प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा उस चीज़ को चेक करने के लिए. तो मतलब कि जो हमारा सैंपल लेने का तरीका होना चाहिए ना, वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर ऑब्जेक्टिव ओवर स्टेटमेंट है या फिर ऑब्जेक्टिव अंडर स्टेटमेंट, किसको चेक करने का ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे हम सैंपल लेंगे और फिर हम उस पर हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो इसलिए लिखा है कि सैम्पलिंग के लिए पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो पॉपुलेशन हमारी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. कंप्लीटनेस का मतलब यही कि सबको हमें कवर करना है, जैसे वही 700 और 300 वाला एग्जाम्पल. द पॉपुलेशन ऑल्सो नीड्स टू बी कंप्लीट, which means that if the auditor intends to use sample to draw conclusion about whether a control activity is operated effectively during a financial reporting period, the population need to include all relevant items.
that is all the activities that form part of that relevant internal control throughout the entire period. If the population is complete in all respects, conclusion drawn on population will be considered to be reasonable. अगर हम complete मतलब हम सारे population के सारे relevant items को consider ही नहीं करेंगे और अगर बिना consider करे हम कोई sample निकालेंगे तो हमारा कंक्लूजन जो ड्रॉ होगा वो करेक्ट नहीं होगा ना, वो रीजनेबल नहीं होगा. तो इसलिए हमें कंप्लीटनेस, हमें सारे रेलेवेंट आइटम्स को इंक्लूड करना होगा. रिलायबल. When performing the audit sampling, the auditor performs audit procedure to ensure that the information upon which audit sampling is performed is sufficiently complete and accurate. Auditors should obtain evidence about reliability of population. If population is not reliable with respect to accuracy and source, the sample drawn will definitely not be relevant for the specific audit objective. अगर हमने जो भी पॉपुलेशन सेलेक्ट करी है सैम्पल लेने के लिए, अगर वो पॉपुलेशन रिलायबल ही नहीं है, हम उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते. वो हो सकता है एक्यूरेट ना हो, जिस सोर्स से वो हमें मिली है वो सोर्स से हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही हो. अगर वो रिलायबल नहीं होगी तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा. तो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन? तीन हैं. इसका शॉर्ट फॉर्म कार बन गया. एक कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल. सैम्पलिंग यूनिट. सैम्पलिंग यूनिट the individual items that make up the population are known as sampling units. तो sampling units क्या होती है? पूरे को एज अ होल हम पॉपुलेशन बोलते हैं, लेकिन उस पॉपुलेशन के अंदर वो जो एक इंडिविजुअल आइटम है, जैसे एक एक सेल इनवॉइस, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? सैम्पलिंग यूनिट्स. एज अ होल हम उसको पॉपुलेशन बोलेंगे और इंडिविजुअल यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग यूनिट. द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सैम्पलिंग यूनिट्स इन वैरायटी ऑफ वेज. It is a selection from the population that is used as an extrapolation of the population. हम सैम्पलिंग यूनिट को सेलेक्ट करते हैं एक पॉपुलेशन में से और फिर उसको एक्स्ट्रापोलेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा कोई, जैसे कि हमारे पास 1000 बिल्स थे. ठीक है. अब 1000 में से हमने जो सैम्पल सेलेक्ट करे वो 100 यूनिट, सैम्पलिंग यूनिट्स 100 सैम्पल सेलेक्ट करे. अब 100 में से हमें पता लगा कि 10 में क्या है? मिस स्टेटमेंट है. सपोज 10 में क्या है? मिस स्टेटमेंट. तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 100 में से 10 में मिस स्टेटमेंट है तो फिर 1000 इनवॉइसेस में कितनी मिस स्टेटमेंट हो जाएगी? 100 है ना. तो ये होता है एक्स्ट्रापोलेशन कि मतलब हमारे पास पॉपुलेशन कितनी थी? 1000 की हमारी पॉपुलेशन थी. ठीक है. फिर उसमें से हमने सैंपल लेना है तो हमने सैंपल कितना ले लिया? 100 बिल्स का. फिर 100 बिल्स में जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, सपोज हमें मिस स्टेटमेंट निकालना था, तो 100 बिल्स में से हमें पता लगा 10 बिल में मिस स्टेटमेंट है. तो फिर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे कि अगर 100 में हमने इतना चेक करके इतना पता लगा तो 1000 बिल में इतना होगा. ये है एक्स्ट्रापोलेशन. ठीक है. तो इट इज सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज यूज्ड एज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन. Audit procedures are applied on these units and conclusions are drawn from them are projected on the population. ये उसी की डेफिनेशन लिख दी कि ऑडिट प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं इन सैम्पलिंग यूनिट्स पे, है ना. और फिर इन सैम्पलिंग यूनिट्स पे हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं और फिर वो जो कंक्लूजन ड्रॉ किया होता है वो हम पूरी पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स, conclusions drawn on sample becomes conclusion of the population from where it is drawn. ठीक है. आगे
Example, if the auditor's objective were to test the validity of accounts receivable, the sampling unit could be defined as customer balances or individual customer invoice. The auditor defines the sampling unit in order to obtain an efficient and effective sample to achieve the particular audit objectives. The conclusion on the population is based on the audit procedures applied on the sampling unit. ठीक है, तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो अकाउंट्स रिसीवेबल की वैलिडिटी को चेक कर सके. सैम्पलिंग यूनिट हम ले सकते हैं कस्टमर बैलेंसेस या फिर इंडिविजुअल कस्टमर इनवॉइसेस. तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमें चेक करना है तो हम इंडिविजुअल इनवॉइस को हम ले सकते हैं सैम्पलिंग यूनिट्स. द ऑडिटर डिफाइंस sampling units in order to obtain an efficient and effective sample to achieve a particular objective. हमने वो सैम्पल लिया क्यों है, ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव जो है हमें उसको फुलफिल कर सके. द कंक्लूजन ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड ऑन सैम्पलिंग यूनिट. अब जो हम पूरी पॉपुलेशन पे जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे ना, वो किस पर बेस्ड होगा, जो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया होगा उस सैम्पलिंग यूनिट पर. तो वो हमारी पूरी पॉपुलेशन पे भी वही हमारा कंक्लूजन रहेगा. सैम्पल क्या समझ में आया है? सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. whatever may be the approach, non-statistical or statistical sampling, the sample must be representative. This means that it must be closely similar to whole population although not necessarily exactly the same. अगर हमें जैसे कि सपोज यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, वैलिडिटी ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, और हमने सैम्पल किसका लिया था, या तो कस्टमर बैलेंसेस का ले सकते हैं या तो जो कस्टमर के इनवॉइसेस है उसका सैम्पल ले सकते हैं. तो वो अब ये जो कस्टमर इनवॉइस है ये हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, है ना. तो जो हम सैम्पल लेते हैं जिस भी चीज़ का, वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ रिप्रेजेंट तो करे, एटलीस्ट सेम नहीं लेकिन उससे क्लोज होना चाहिए, एटलीस्ट क्लोज होना चाहिए. ठीक है, भले ही हम कोई भी मेथड यूज़ करें. दिस मीन्स दैट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन ऑल्दो नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली द सेम. द सैम्पल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट्स. अब ऐसा नहीं है कि अगर हमने 1 लाख बिल को चेक करना है और उसमें से सिर्फ हम 10 को ही क्या ले रहे हैं, सैम्पल ले रहे हैं. हमें जो स्टैटिस्टिकली हमें जो सैम्पल लेना है ना, वो भी एक मीनिंगफुल, मतलब एक लार्ज, इतना लार्ज इनफ होना चाहिए कि उस पर जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो हम पूरी पॉपुलेशन पे डाल सके, है ना. तो 1 लाख पे हम 10 का सैम्पल लेकर के तो कुछ भी नहीं बता सके. अगर 1 लाख का है तो एटलीस्ट 50% तो लेंगे ना. तो मतलब कि द सैम्पल मस्ट बी लार्ज इनफ टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकली मीनिंगफुल रिजल्ट्स. आगे sampling process is performed on test of control and test of details. ये याद रखना कि जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे सैम्पलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो हमें पता लगता है डेविएशंस का, कि क्या डेविएशंस हुए. जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में लगाते हैं तो हम मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. ठीक है. टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इंटरनल कंट्रोल की जो हम चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम यही तो बता पाएंगे ना कि जो हमने इंटरनल कंट्रोल एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में हुआ उन दोनों में कितना डेविएशन है. तो इसलिए ये सैम्पलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल. किस लिए किया जाता है? टू आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड इंटरनल कंट्रोल. ठीक है. टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे जब हम लगाते हैं तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम क्या चेक करते हैं, हमारा P&L, हमारी बैलेंस शीट, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स, और उसमें हम मिस स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट कर पाते हैं. हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट्स ही तो निकालते हैं ना. और इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है कि हमने कंट्रोल तो लगाया बट अगर वो अच्छे से वर्क नहीं करा तो क्यों नहीं करा.
तो अगर हम सैम्पलिंग प्रोसेस टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे लगाएंगे तो हम डेविएशंस का पता लगा पाएंगे, अगर हम टेस्ट ऑफ डिटेल पे लगाएंगे तो हम मिस स्टेटमेंट्स को पता लगा पाएंगे। अप्रोचेस टू सैम्पलिंग, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। Audit sampling enables the auditor to obtain and evaluate audit evidence about some characteristics of items selected in order to form or assist in forming a conclusion about the population from which the sample is drawn. Audit sampling ऑडिटर यूज़ करता है टू इवैल्यूएट, मतलब ऑडिट एविडेंस की तरह यूज़ करता है अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम सिलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट फॉर्मिंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन। वही लिखा है कि ऑडिट सैम्पलिंग हेल्प करता है ऑडिटर को कि जो उसने कुछ आइटम सेलेक्ट करे ना, उस पर जो उसने कंक्लूजन ड्रॉ करा है वो पूरी पॉपुलेशन पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, फ्रॉम विच सैम्पल इज ड्रॉन। Audit sampling can be applied using either non-statistical or statistical sampling approaches. Statistical sampling is the approach of sampling that has random selection of sampling units and use of probability theory to evaluate sample results, including measurement of sampling risk characteristics. तो statistical sampling में हम क्या कर रहे होते हैं, random selection of sample। रैंडम सिलेक्शन भी ऐसे नहीं कुछ भी रैंडम, अगर आप जैसे क्या बोलते हैं क्रोम पर भी डालोगे ना कि सेलेक्ट रैंडम नंबर, तो वो अपने आप से मतलब रैंडम, मतलब उसमें कुछ बैक साइड में कुछ फॉर्मूला कुछ लगा होता है, तो मतलब हमारे पास ऐसे होता है रैंडम सिलेक्शन, जैसे कि होता है इस पर अभी नहीं मिल रहा। जैसे अगर इसमें डालेंगे ना हम क्रोम पे, ऐसे जैसे इसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स डाल दिया, हमें जिस भी चीज़ की चेकिंग करनी है, जो भी हमारा सैंपल है, फिर उसमें यहाँ पे पिक रैंडमली, तो यहाँ पे नंबर आते जाएंगे तो वो हम रैंडमली पिक करते जाएंगे। तो ये है रैंडम सैम्पलिंग कि हम रैंडमली या तो पिक कर रहे हैं कि हमारे पास 1000 बिल है, तो 1000 बिल में से हम रैंडम सिलेक्शन करें कि हमने 10th बिल ले लिया, हमने 15th बिल ले लिया, हमने 25th बिल ले लिया, ऐसे करके। या फिर हम प्रॉपर प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करें सैम्पलिंग मेथड लगाने के लिए। Sample is chosen by applying certain mathematical and statistical method. A sampling approach that does not have above features considered as non-statistical sampling. An approach to sampling that has the random selection of sample items. The use of probability theory. The use of probability theory including measurement sampling, risk characteristics. तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच के। हमने देखा दो मेथड्स होते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच में हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम यूज़ कर सकते हैं रैंडम सिलेक्शंस, हम यूज़ कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और ये सब बेस्ड होंगे हमारे रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी। हम रिस्क को भी देखते हुए चलेंगे आगे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक। ऑब्वियसली हमारी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि वो एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस पर बेस्ड होती है, तो वो ज़्यादा साइंटिफिक होगी ना एज़ कम्पेयर टू नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, तो इसलिए लिखा है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़ मोर साइंटिफिक। ऑडिट टेस्टिंग डन थ्रू दिस अप्रोच इज़ मोर साइंटिफिक देन टेस्टिंग बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन द ऑडिटर्स ओन जजमेंट, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स use of mathematical laws of probability in determining the appropriate sample size in varying circumstances. हम ऑडिटर अपने आप से कुछ भी पिक करे, उससे बेटर तो ये है ना कि हम एक साइंटिफिक मेथड का यूज़ करें।
और जो हमारी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है वो मैथमेटिकल लॉज पे बेस्ड होती है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं कि ये ज़्यादा साइंटिफिक है और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें देगी। Statistical sampling has reasonably wide application where the population to be tested consists of large number of similar items and more in the case of transactions involving compliance testing, trade receivables confirmation, payroll checking, vouching of invoices, petty cash vouchers. तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के थ्रू हम बहुत सारे आइटम्स को वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कंप्लायंस टेस्टिंग, ट्रेड रिसीवेबल कंफर्मेशन, पे रोल चेकिंग, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ नो पर्सनल बायस। अब क्योंकि ऑडिटर खुद का जजमेंट नहीं लगा रहा है, वो या रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है या फिर प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगा रहा है, ठीक है, तो वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगी ऑफ द ऑडिटर इन केस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। Since it is scientific, the results of sample can be evaluated and projected on the whole population is more reliable manner. In larger organization with huge transactions, statistical sampling is always recommended as it is unbiased and the samples selected are not prejudiced. For example, an auditor while verifying the purchases during the year realized that the purchase transaction in that year is more than 45,000 in number. Then in such a case, statistical sampling will be highly recommended in the audit program. Random sampling discussed ahead in this topic is a method you decide to choose sample in such a situation. तो अगर हमारे पास 45,000 बिल्स को चेक करना है तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करके या फिर उसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकें, सैम्पल्स निकाल सकें। Non-statistical sampling. Under this approach, the sample size and its composition are determined on the basis of personal experience and knowledge of the auditor. मतलब हम इसमें मैथ्स का यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब ऐसी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर हम सैम्पलिंग कर लेते हैं, हम इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ ही नहीं कर रहे। दिस अप्रोच हैज़ बीन इन कॉमन एप्लीकेशन फॉर मैनी ईयर्स because of the simplicity in operation. Traditionally, the auditor on the basis of his personal experience will determine the size of the sample and express it in terms that number of pages, personal accounts of purchaser, sales ledger to be checked. For example, March, June and September may be selected in year 1 and different months would be selected in next year on the basis of value of item, top 10 हाईएस्ट वैल्यू एक्सेट्रा। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम कोई मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जजमेंट के बेसिस पर हम सैम्पल निकालते हैं। ये वाली प्रैक्टिस हमारी कॉमन रही थी बहुत सालों तक, लेकिन अभी हमारे पास ज़्यादा अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग हमें कौन सी लगती है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है,
ट्रेडिशनली द ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस विल डिटरमाइन द साइज ऑफ द मैटर। अब यहाँ पर जैसे कि हमने क्या करा, हम यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, सॉरी नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में एक हमें पता है कि एक ऑडिटर 5 साल तक ऑडिटर रहता है, तो उसके अंदर अगर एक साल में हमने मंथ्स को चेक करने के लिए हमने मंथ मार्च उठा लिया, जून उठा लिया, सितंबर उठा लिया, तो हम अगले साल हमें वो चेंज कर देना चाहिए, है ना। हम कोई और 3 मंथ्स उठाएंगे, क्योंकि देखो अगर हम मार्च जून सितंबर रखेंगे, फिर नेक्स्ट ईयर फिर मार्च जून सितंबर, फिर मार्च जून सितंबर, तो वो जो क्लाइंट है उसे पता लग जाएगा ना कि तो मार्च जून सितंबर ही चेक करता है, तो उस मंथ में वो कोई गड़बड़ नहीं करेगा और बाकी टाइम में हो सकता है वो गड़बड़ कर दे। तो हमें वो सेम अप्रोच नहीं रखनी चाहिए, हमें डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। अगर हमने मार्च जून सितंबर में भी सेलेक्टेड इन ईयर 1 एंड डिफरेंट मंथ्स वुड बी सेलेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। या फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम सैम्पलिंग नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में हम ये कर सकते हैं कि हमने क्या करा, अगर हमारे पास 50 बिल्स है, तो 50 बिल्स में से हमने 10 बिल ऐसे उठा लिए जिनकी वैल्यू रुपीज़ में ज़्यादा थी, वो वाले बिल्स हमने उठा लिए सैम्पल में। तो हम ऐसे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। एन अटेम्प्ट वुड बी मेड टू अवॉइड एस्टैब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अटेम्प्ट, एक ऑडिटर का अटेम्प्ट क्या होना चाहिए नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड, अवॉइड एस्टैब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन ईयर आफ्टर ईयर। मतलब वो जो एक पैटर्न बनता है ना कि हम इसी को ही चूज़ कर रहे हैं ईयर बाय ईयर, वो पैटर्न नहीं बनना चाहिए। अगर वो पैटर्न बनेगा तो इंडिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वो पैटर्न नहीं बनना चाहिए। दैट इज द वे ऑफ सेलेक्टिंग सैम्पल टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। क्लाइंट को नहीं पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे हम सैम्पलिंग करने वाले हैं, वो उसके लिए सरप्राइज होना चाहिए एज टू व्हाट द ऑडिटर इज गोइंग टू चेक। It is common practice to check large number of items toward close of the year so that the adequacy of cut-off procedure, cut-off procedure क्या होता है, हमने assertions जब हम पढ़ रहे थे तब हमने उसमें देखा था कट ऑफ, याद करो assertions में एक पॉइंट था कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, उसके अंदर था कट ऑफ। कट ऑफ मतलब कि जिस साल का वो आइटम है उसी साल में हमें शो करना है, किसी और ईयर में हमें शो नहीं करना, वो होता है कट ऑफ। तो हम ये जो नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है ना वो यूज़ कर सकते हैं टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स टुवर्ड्स क्लोज ऑफ द ईयर सो दैट द एडिक्वेसी ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। ऑल्सो बिकॉज ईयर एंड ट्रांजेक्शन्स आर प्रोन टू हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि मोस्टली क्या हो सकता है कि जब हमारा ईयर एंड हो रहा हो मार्च के मंथ में, हो सकता है कि वो जो अमाउंट हमें मार्च में दिखाने चाहिए वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में चली जाए, या जो अप्रैल में होना चाहिए था वो हो सकता है मार्च में आ जाए। तो यहाँ पर जो ईयर एंड होता है ना वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा रिस्क होता है कट ऑफ का ठीक से नहीं होने का, मतलब कि जो सेम ईयर की चीज़ है वो सेम ईयर में ना दिखाने का। तो हम उसमें ये मेथड को यूज़ कर सकते हैं और ईयर एंड पे हम नॉन सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल मेथड से चेक करके हम मिस स्टेटमेंट्स का पता लगा सकते हैं। द नॉन स्टैटिस्टिकल sampling is criticized on the ground that it is neither objective or nor scientific. The expected degree of objectivity cannot be assured in non-statistical sampling because the risk of personal bias in selection of sample items cannot be eliminated. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या था बताओ? ऑब्जेक्टिविटी हमने पढ़ा था ना कि ऑडिटर को पर्सनल मतलब बायस होकर के, पार्शियल होकर के काम नहीं करना है, वो था ऑब्जेक्टिविटी। ये रहा, कहाँ चला गया? देखो यहाँ पर जब हम assertions देख रहे थे तब हमने देखा था कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या था? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड इन करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, याद रखना, अब मत भूलना। दूसरी चीज़ क्या थी? ऑब्जेक्टिविटी।
ये तो चैप्टर का स्टार्टिंग इसी चैप्टर में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में पढ़ा था। शायद हमने दूसरे लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो चैप्टर 3 में था वो। हाँ ये लिखा मेरा। ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म दोज टास्क विदाउट अलाउिंग बायस, conflict of interest, undue influence of others, to override professional judgment। अब याद आया ऑब्जेक्टिविटी का मतलब? ठीक है, तो जो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग है वो कैरेक्टराइज्ड करी गई, क्रिटिसाइज करी गई इस बेसिस पे कि ना ही तो वो ऑब्जेक्टिव है और ना ही साइंटिफिक है। मतलब क्योंकि अगर वो ऑडिटर के बस एक्सपीरियंस और उसके जजमेंट पर डिपेंड करती है तो वहाँ पर पर्सनल बायस आ सकता है, तो इसलिए ना तो वो ऑब्जेक्टिव है ना ही वो साइंटिफिक है। द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कैन नॉट बी assured in non-statistical sampling because the risk of personal bias in selection of sample units cannot be eliminated। और वो हम रिस्क को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, हम उस रिस्क को कि पर्सनल बायस पे वो नहीं करेगा उसको हम पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर सकते। द क्लोजनेस ऑफ क्वालिटीज प्रोजेक्टेड बाय द सैम्पल रिजल्ट्स विद दैट ऑफ होल पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेजर्ड बिकॉज sample has not been selected in accordance with mathematically based statistical techniques. However, it may be stated that auditor with his experience and knowledge of the client's business can evaluate accurately enough the sample findings to make audit decision, and mathematical proof of accuracy in some cases may be luxury which the auditor cannot afford। एक बार दोबारा से, the closeness of quality by sample results with the whole of population cannot be measured because sample results are not selected on the basis of mathematical formula। हम क्वालिटी को ना, मतलब जो हमें एक क्वालिटी एक स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करके मिलती है, उस चीज़ को ये नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड वो नहीं कर सकता, रिलेट नहीं कर सकता, उसके क्लोज इनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर रहे और वहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर ज़्यादा क्वालिटी, वहाँ पर ज़्यादा एश्योरेंस, वहाँ पर ज़्यादा इंडिपेंडेंस रहती है। However, it may be stated that auditor with his experience and knowledge of the client's business can accurately enough the sample finding to make the audit decision। तो अगर ऑडिटर के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होगी ना तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली उसको फाइंड आउट कर पाएगा। एंड द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी इन सम केसेस में बी लग्जरी विच द ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि हम ये मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड दैट स्टैटिस्टिकल मेथड वाली चीज़ें, ठीक है। दिस मेथड इज़ सिंपल to operate but sometimes sample may not be true representative of the total population because of personal bias and non scientific method of selection। अभी हमने देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी पॉपुलेशन की, उसके अंदर हमने ये देखा कि जो सैम्पल है वो रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर हम अकाउंट्स रिसीवेबल देख रहे हैं तो हम इनवॉइस लेंगे, मतलब या तो एग्जैक्टली हो या फिर क्लोज इनफ होना चाहिए हमारा जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए जो हम भी सैम्पलिंग यूनिट्स को चूज़ कर रहे हैं वो हमारी पॉपुलेशन के साथ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिलेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड है वो ज़्यादा सिंपल है ऑपरेट करने में एज़ कम्पेयर टू स्टैटिस्टिकल मेथड, क्योंकि इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये साइंटिफिक चीज़ें लगती है इसके अंदर। सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग।
sampling versus traditional method of auditing. In most circumstances, the evidence available is not conclusive and the auditor always takes a calculated risk in giving his opinion, even by undertaking 100% checking of transaction. The auditor does not derive absolute satisfaction. हमने पहले ही देखा था कि absolute assurance तो auditor वैसे भी नहीं दे सकता, भले ही वो अगर 100% चेकिंग भी कर लेना तब भी वो absolute assurance नहीं देगा, है ना. Thus, this state of uneasiness led pragmatic auditors to adopt statistical theory of sampling to derive necessary satisfaction about the state of affairs by checking only a part of total population of entries. तो यहाँ पर ये लिखा है कि क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल थ्योरी में क्या बोलते हैं, देखो वैसे भी ऑडिटर अपना ओपिनियन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, तो इससे बेटर ये है ना कि हम 100% चेकिंग ना ही करके हम सैम्पलिंग का यूज़ करके तब हम रीजनेबल एश्योरेंस दे दें, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे रहे हैं. ठीक है. ऑडिटर्स रियलाइज दैट दे कैन डिराइव good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in auditing process. It is a mathematical truth that the sample, if picked purely on the random basis, would reveal the features and characteristics of the population. Auditors realize that they can derive good satisfaction by undertaking a much lesser checking by adoption of this technique in the auditing process. It is mathematical truth that sample अगर हम ठीक ढंग से चूज़ करेंगे तो वो हमारी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसके फीचर्स सेम होंगे, तो हम वही एक्स्ट्रापोलेशन कर पाएंगे. तो इसलिए जो हमारा सैम्पल्स अगर करेक्ट है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो, और कंप्लीट है, एक्यूरेट है, रिलायबल है, अगर ये सब सैम्पल में है क्वालिटीज़, तो इट इज़ बेटर कि हम सैम्पल को लेकर के हम फिर उसको हम पॉपुलेशन पे डालें एज़ कम्पेयर टू 100% चेकिंग करना. अगर हम 100% चेकिंग करेंगे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, हमारे एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, और फिर भी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाएंगे. बाय अडॉप्टिंग सैम्पलिंग टेक्निक, the auditor only checks a part of whole mass of transactions. The satisfaction he used to derive earlier by checking all the transactions can be derived by sample checking, provided he can put reliance on the internal controls and checks within the client's organization because they provide reliability of the records. Sampling is used as part of test of control. Auditor will check few internal controls and their operating effectiveness. Based on the conclusion derived, he can then design the sample size for test of details. Test of detail से sample size के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, बताओ, क्या हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? मिस स्टेटमेंट्स. और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं? आइडेंटिफाई डेविएशंस. If internal control is satisfactory in its design and implementation, a much smaller size can give auditor the necessary reliability of results he obtained. On the other hand, if in certain areas control are slack or not properly implemented, the auditor may have to take much larger sample for getting satisfactory result. अगर हमारा एरिया ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या हमारा वो एरिया ज़्यादा रिस्की है, यहाँ पे पता है कि ज़्यादा उसमें मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, तो हम उस एरिया की ज़्यादा सैम्पल साइज़ ले सकते हैं ना. तो हमें उसे बेटर चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? लार्जर सैम्पल फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट. अनदर ट्रूथ अबाउट सैम्पलिंग टेक्निक्स शुड बी नोटेड, इट कैन नेवर ब्रिंग कंप्लीट रिलायबिलिटी. हम कंप्लीट रिलायबिलिटी हम नहीं लेकर के आ सकते. इट कैन नॉट गिव precisely accurate results. It is a process of estimation. It may have some error. What error is tolerable
फॉर पर्टिकुलर मैटर अंडर एग्जामिनेशन इज मैटर ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट्स एंड पर्टिकुलर केस। हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा था 1000 में से 100 में से 10 निकाला था और फिर 10 पे हमने 100 लगाया था, यही करा था। तो क्या वो 100, अगर हम मिसस्टेटमेंट्स हम ले रहे हैं कि 1000 पे 100 मिसस्टेटमेंट्स होंगे, तो क्या वो 100 एक्यूरेट होगा? आप खुद बताओ, क्या वो 100 एक्यूरेट अमाउंट हो सकता है? कभी भी वो एक्यूरेट अमाउंट नहीं हो सकता, वो कभी भी प्रेसाइज रिजल्ट हमें दे ही नहीं सकता। तो सैम्पलिंग में कभी भी हमें कंप्लीट रिलायबिलिटी नहीं मिलती है, हमें कभी भी प्रेसाइजली एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। वो क्योंकि एस्टिमेशन पर बेस्ड है, कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन वो एरर ऐसा होना चाहिए कि जो कि टॉलरेबल हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, है ना, टॉलरेबल होना चाहिए। तो अगर हमें क्या लगता है कि हमें ज़्यादा एरिया प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो बस हमें क्या करना चाहिए, हमें लार्जर सैम्पल साइज लेना चाहिए ताकि हमारा एरर होने के चांसेस कम हो। और एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स में कंसिडर दैट in his estimation of store's valuation, an error is 2% may not be material. He also decides that he needs at least 98% reliability of the result. He is to pick up requisite number of items of stores of एक बार दोबारा से रीड करती हूँ। Mr. X may consider that in his estimation of store valuation, the error 2% may not be material. अगर 2% का एरर हो जाएगा तो वो हमारे लिए टॉलरेबल है। ही ऑल्सो डिसाइड्स दैट ही नीड्स एटलीस्ट 98% रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। हमें कम से कम 98% रिलायबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए, बस हम 2% ही है जो टॉलरेट कर सकते हैं। ही इज़ टू पिकअप रिक्विजिट नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द स्टोर रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। तो उसको वो जो आइटम्स पिक करेगा ना सैम्पलिंग के लिए, उसको उसके हिसाब से पिक करना पड़ेगा क्योंकि उसे 90% रिलायबिलिटी यहाँ पर चाहिए। The requisite number he can get from random number table. The question of reliability of the result is directly linked with reliability of internal control, books and records, which when these are satisfactory, lesser degree of reliability of sample estimation may suffice. If these are not satisfactory, the auditor may have decided upon higher degree of reliability which can only be obtained from a larger sample. तो अगर उसने ये सोचा, एक मिस्टर एक्स है जो ऑडिट कर रहा है, अगर उसने ये सोचा कि मैं सिर्फ 2% का ही एरर को टॉलरेट कर सकता हूँ, तो उसे अगर 98% की रिलायबिलिटी चाहिए तो उसको जो सैम्पल वो लेगा वो भी तो लार्जर रखना पड़ेगा, तभी तो वो उतनी रिलायबिलिटी रख सकता है। लेकिन हाँ, अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल हम चेक करें जिसके अंदर हम 50% भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम सैम्पल साइज कम रखेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना सैम्पल हमें चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हमें कितनी रिलायबिलिटी चाहिए और कितना रिस्क हम ले सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। क्रिश, आप क्लास में नहीं आ रहे हो, घर बैठ के पढ़ रहे हो ना, पीजे पे बैठ के? यस मैम। टेस्ट कब से रख दो आप लोगों के, लॉ के अकाउंट्स के? लॉ का वो बना दूँ पूरी डेट शीट टाइप? ठीक है, लॉ के क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन अकाउंट्स का मेरे को बनाना है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा किस दिन कौन सा। लेकिन अगर आपने उस दिन वो नहीं दिया ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है पूरी डेट शीट में, तो आपको भी देना पड़ेगा उस दिन सेम डे पर। आप अपने हिसाब से ही बना सकते हो, मेरे को बता देना, नहीं तो मैं बनाऊँ तो। हाँ, चैप्टर वाइज पहले से शुरू करें ना, या लास्ट से शुरू करें? तो वही तो फिक्स करना है, वो तो आप आपने लॉ के कहाँ तक दिया है? चैप्टर 1 ही तो दिया है बस, चैप्टर 1 और 2। उसके बाद तो टेस्ट नहीं दिए थे ना, तो चैप्टर 3 से शुरू कर लो, फिर एंड में 1 और 2 का दोबारा दे देना, है ना। तो ऐसे रख लेते हैं, पहले चैप्टर 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, फिर उसके बाद एंड में 1 और 2 का दोबारा दे देना लॉ में, ठीक है।
और अकाउंट्स का या तो आप मेरे को बता सकते हो कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करो कि पहले कौन सा टेस्ट देना है, उसके अकॉर्डिंग मैं डेट शीट बना देती हूँ। ऐसे करना मतलब जैसे एक बुक 3 से रख दिया तो उसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इजी वाला थोड़ा वैसे मतलब हार्ड चैप्टर ठीक है, एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर। तो वो तो कॉम्बिनेशन में ही रखना सिंगल सा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो आप अलग लोगे। तुम लॉ के साथ अकाउंट जोड़ रही हो। नहीं, लॉ के तो हो गए। अच्छा अकाउंट्स का मॉड्यूल 3 के साथ ना एक दो ऐसे छोटे वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर और उसके साथ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं कुछ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर जो बच जाएंगे उसको दो तीन करके दे देना है। तो देने की बात किया छूट जाए तो एक बार में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डाल दिए। हाँ या कैसे कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्योंकि अगर हमने मान लो तो फिर वो चैप्टर वाइज देना, जैसे चैप्टर जैसे बुक में डिवाइडेड है ना एसिड बेस लाइबिलिटी बेस, वैसे ले लेना, वैसे दे दूंगी मैं। हाँ, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे उसके अंदर जैसे दे रखे हैं। क्योंकि हम अगर मान लो बड़े चैप्टर ले रहे हैं तो फिर हमारा मन ही नहीं करेगा वो करने का। अगर हमने बड़ा छूट जाएगा फालतू का छूटेगा। हाँ, तुम ये सोचोगे कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं यही कर लेता हूँ, वो छोड़ देता हूँ। ठीक है ठीक है। लॉ में ना पहले जो लास्ट मैं कह रहा हूँ कि एनएलपी और फेमा कर दो पहले। फेमा, हाँ वो मॉड्यूल 3 में तो है वो। मैंने पढ़ा नहीं है बट हाँ मतलब पहले मॉड्यूल 3 रख दो। मैंने देखा कि उसकी वेटेज ज़्यादा है लोगों की। हाँ। हाँ ज़्यादा जिनकी वेटेज है मतलब ऐसे डिवाइड करो कि जो पहले ज़्यादा वेटेज वाले वो कवर हो जाए ताकि हम प्रिपेयर कर सकें और जो कम वाले उन्हें लास्ट में। तो मॉड्यूल 3 से शुरू करते हैं, फिर दोनों में मॉड्यूल 3 से शुरू करते हैं, अकाउंट्स में भी और उसमें भी। एक बार पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर लो बताइए। ठीक है। पहले ही कर देंगे। उसके हिसाब से ही करेंगे कि किसके कितने कितने नंबर के आ रहे हैं। ऑडिट में तो अब ये नहीं आ रहा है जो सिर्फ 5-5 नंबर के क्वेश्चन लेके इतना लंबा पेपर कैसे कंप्लीट होगा। कंप्लीट तो ठीक है। मैं इसको मंडे या फिर वेडनेसडे डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, आपको ये पेपर डिस्कस करना है ना तो हम कर लेंगे इसको। और ऑडिट में ना ये नहीं आ रहा है जो ये करेक्ट इनकरेक्ट दे रखे हैं ना, ये पिछली बार नहीं, वैसे तो आते थे लेकिन जो ये वाला पेपर हुआ ना अभी न्यू सिलेबस का फर्स्ट टाइम, इसके अंदर नहीं आया है। एमसीक्यू में तो पूछ ही सकते हैं। एमसीक्यू तो आएंगे आएंगे, लेकिन पहले क्या होता था, पहले हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट मतलब एक करेक्ट इनकरेक्ट 2 नंबर का आता था और वो इस वाले पेपर में नहीं आया। मतलब ऐसा कुछ मना भी नहीं करा है ICAI ने कि हम नहीं देंगे, लेकिन वो इस वाले पेपर में नहीं आया था। तो अब मेरे को लगता है कि शायद ना आए आपके वाले में भी। उसका रिजल्ट क्या आया सूरज का? और वैष्णव? अरे क्या कर रहे हैं? वो सब कुछ मतलब सारे में पास हो गया बस उसका 14 नंबर है। अंकित जस्ट पास है, जस्ट 40 पास हो गया वो? 205 है वैसे और एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स में उसके 40 है। वैष्णव तो इतना पढ़ता था यहाँ बैठ के। उसने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे शायद, पता नहीं क्या था। यार फाउंडेशन में अटेम्प्ट क्यों लगा रहे हैं लोग, फाइनल में लगाओ। बहुत ज़्यादा कम आया था पासिंग परसेंटेज 14% है, बल्कि फाइनल का 18% था। 18% था फाइनल का। और एंट्री हार्ड कर दी क्योंकि फाइनल में तो वैसे भी कम लोग देते, मतलब ज़्यादा देते पर फाउंडेशन में कम ही देते हैं, फिर भी वहाँ पे 18%। नहीं ये बेटर कर रहे हैं ना इंस्टीट्यूट वाले कि फाउंडेशन पर ही मत डालो मतलब क्योंकि क्या होता है कि फाइनल नहीं निकाल पाते ना, फिर वो वहाँ जाके अटक जाते हैं और फिर बच्चे बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि नहीं हो पा रहा। और या तो फिर इंटरमीडिएट में जाकर के कोचिंग पैसे लगाना ये करना और फिर एग्ज़ाम ना निकले तो ये बहुत वो हो जाता है। कम हो जाता है 20-25-30-29%। यार हम डॉलर बीच में आते हैं तो आगे जरूरत है। मैं ऐसे कर सकता है
आप लोग इंटरमीडिएट में लॉ को हल्के में मत लेना, ठीक है? ना ही ऑडिट लेना, ऑडिट स्कोरिंग है। अगर आप इसको ध्यान से समझ लोगे ना तो ऑडिट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मतलब जो सब्जेक्ट स्कोरिंग है ना उसमें कोशिश करो कि एग्जाम्शन आ जाए, है ना, क्योंकि उससे वेटेज तो बढ़ी रही है हमारी। और फिर एक टैक्स पे ज़्यादा ध्यान देना, है ना, क्योंकि थोड़ा सा लॉ 50% कवर करके थोड़ा इसको डीप होगा। टैक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ना छोड़ ही नहीं सकते, डेली पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो करना पड़ेगा। टैक्स है तो मेरे को इम्पोर्टेंट, टैक्स बड़ा गंदा सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग नहीं आता। कैसे पढ़े, मतलब ऐसे सोच रहे कि कल से स्टार्ट करें, अच्छे से स्टार्ट करें, होते ही सालों से निकल गया, एक महीना निकल गया सोचते सोचते कि जुलाई से स्टार्ट करें। अब आज से बैठ ही जाओ। अब ये मत सोचो कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, हाँ मतलब अब लास्ट में फाउंडेशन की तरह नहीं कर सकते कि 1-2 महीने में हो ही गया। नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम आपको मॉड्यूल तो 2-3 बार कर लो, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना, ऐसे एंड के लिए मत छोड़ना। गाँव में देखो तो 35 पेज है बुक में से, उसमें कैसे रखे हैं? किस में? मतलब ऐसे ना, जैसे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करवा देना जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, जैसे उसमें सब कुछ थोड़ी पढ़ेंगे, वो किस में? जैसे जो ज़्यादा Accounts में? ये एक तो ये ऑडिट में, और ऑडिट में भी जैसे ये भी थोड़ा वाला चैप्टर, आप ना वैसे कुछ बना के भेज देना कि इसमें 150 पेज है। अब 150 पेज में पढ़ते रहेंगे। 150 पेज में आप जब समराइज करोगे ना इस चीज़ को तो आपका कंक्लूजन बहुत कम निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर बातें देखोगे ना तो रिपीट करके लिखी हुई है। ऑडिट के अंदर बहुत बार रिपीट 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 एक ही चीज़ को 10 बार रिपीट करके लिखा हुआ है। तो ऑडिट का एक तो वो बेसिक आपको लॉजिक्स, वो वर्ड्स के मतलब जो नहीं पता होंगे पहले वो पता लग गए, ठीक है? तो ऑडिट का एक रीडिंग तो आपको लेना ही है, लेकिन रीडिंग करते करते आपको ये मार्क कर लेना कि जैसे ये वाला पैराग्राफ रिपीटेड है उसको क्रॉस कर दो, ऐसे कर लो। पढ़े आगे? चलो अब पढ़ लो, क्या कर सकते हैं? और वो बोल रही है कि कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अरे वैसे ही मेरे पेपर में क्या फायदा? हाँ अभी के लिए यहाँ के टेस्ट के लिए भी नहीं कर सकते, अलग अलग आप मतलब समझाने के लिए कर सकते हो।
साथ में बैठ के पढ़ सकते हो थ्योरी, अगर जैसे बोरिंग लगता है अकेले बैठ के पढ़ने में तो साथ में बैठ के पढ़ सकते हो। आगे, वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस दिस टर्म व्हेन एन ऑडिट इज कंडक्टेड। ग्रुप स्टडी में भी ऐसे बच्चे होने चाहिए जो डिस्टर्ब ना करें, जो पढ़े, नहीं तो फिर बातें होने शुरू हो जाती हैं। वेरी ऑफन, अब चलो, वेरी ऑफन वी कम अक्रॉस दिस टर्म व्हेन द ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट चेकिंग, दिस इट इज सेड owes its origin to statistical theory of sampling. The decision whether to use statistical or non-statistical sampling approach is a matter for the auditor's judgment. अब ऑडिटर को स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है या नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है, ये ऑडिटर के जजमेंट पर डिपेंड करता है ना, कौन सा मेथड उसको यूज़ करना है, इट डिपेंड्स ऑन ऑडिटर्स जजमेंट। हाउएवर, सैम्पल साइज इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया to distinguish between statistical and non-statistical approaches. The factors that should be considered for deciding upon the extent on checking on a sampling plan are, अब कौन से फैक्टर्स हैं जो सैम्पलिंग प्लान को चूज़ करने के लिए हमारी हेल्प करेंगे, कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, हम कितना एरर टॉलरेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे फैक्टर्स थे। आगे, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोचेस, क्या हमारी सैम्पलिंग 100% एप्रोप्रिएट हो सकती है? नेवर। इन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग द सैम्पल रिजल्ट्स आर मेजरेबल एज टू एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, वेयर एज इन नॉन सैम्पलिंग मेथड्स द ऑडिटर ओपिनियन डिटरमाइंस द सैम्पल साइज. It cannot be measured far the sample size would fulfill the audit objective. Advantages of statistical sampling may be summarized as follows. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और ऑडिट के क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि बताओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे नहीं, एक केस स्टडी बनी होगी कि मिस्टर पी इज़ एन ऑडिटर, ही वेंट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी, फिर वहाँ पर जाकर उसने ये देखा तो फिर उसे ये पता लगा, फिर उसके बाद बताओ कि इसने ये कैसे किया, तब आपको फिर उसका आंसर देना होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन कोई, मतलब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट वो केस स्टडी जैसे बीएसटी में आते थे ना, वो पूरा केस स्टडी पूरा बनाया होगा उन्होंने, और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आ भी रहे हैं, वैसे वाले डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग सैम्पल साइज does not increase in proportion to increase the size of the area universe tested. तो what are the advantages of statistical sampling? सबसे पहली बात तो statistical sampling mathematical calculations को यूज़ करती है और non statistical sampling सिर्फ judgment के basis पर होती है, तो वो ज़्यादा reliable नहीं होती. The amount of testing sample size does not increase the proportion of increase in the size of the area tested. जो हमने टेस्ट करा है, मतलब जो हमने सैम्पल साइज लिया है ना, उसका प्रोपोर्शन इंक्रीज करने की वजह से हमारा पूरा वो जो पॉपुलेशन है उसका साइज इंक्रीज नहीं होता है. द सैम्पल सेलेक्शन इज मोर ऑब्जेक्टिव. हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें पर्सनल बायस नहीं होता है ना, क्योंकि और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में होता है. एंड देयर बाय मोर डिफेंसिबल. द मेथड प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग द मिनिमम सैम्पल साइज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफाइड रिस्क एंड प्रिसीजन. तो हम इसमें एस्टिमेट करते हैं सैम्पल साइज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क and on the basis of precision. It provides a means for deriving a calculated risk and corresponding sampling error, that is probable difference in result due to the use of sample in lieu of examining all records in the group using same audit procedure. इसके अंदर ना हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क तो है ही वैसे भी सैम्पलिंग करने में, तो हमारा जो रिस्क होना चाहिए ना वो टॉलरेबल होना चाहिए, और हम कैलकुलेटेड रिस्क जितना हम रिस्क ले सकते हैं हम उतना लेते हैं. इट मे बी बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा.
हम एक लार्ज मास ऑफ डेटा पे हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ सैम्पल साइज. देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, since non-sampling errors such as processing and clerical mistakes are not as large. It is widely accepted way of sampling that it is more scientific without personal bias, and the result of sample can be evaluated and projected in more reliable way. Upon some audit circumstances, statistical sampling method may not be appropriate. The auditor should not attempt to use statistical sampling when another approach is either necessary or should provide satisfactory information. देखो, भले ही हमने अभी तक ये पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ज़्यादा रिलायबल है, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस पे स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करना नेसेसरी नहीं है. ठीक है, हमारी जो सर्कमस्टांसेस है उस पर डिपेंड करता है कि हमें स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है या नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करना है. अंडर सम ऑडिट सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड अप्रोप्रिएट ना हो, तो ऑडिटर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करने के लिए, और वो नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ कर सकता है. फॉर इंस्टेंस, व्हेन एग्जैक्ट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है, अब क्या होगा, अगर हमें एग्जैक्ट एक्यूरेसी चाहिए ना, तो भी हमें सैम्पलिंग नहीं करनी चाहिए, तो भी हमें 100% एग्जामिनेशन करना चाहिए. समटाइम्स audit staff has no knowledge about sampling technique used. In such circumstances, using statistical sampling becomes complex and inappropriate. अगर स्टाफ को नॉलेज नहीं है तो भी हमें सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ नहीं करना चाहिए. सैम्पलिंग प्रोसेस पढ़ लो थोड़ी देर. ये चला भी गया, 1 घंटे की क्लास के बाद चला जाता है. अभी टाइम क्या हो रहा है, 12 बजे तक. सैम्पलिंग प्रोसेस आज आई नहीं मैम, दीपाली मैम नहीं आई. अरे हाँ, कल पता है जो हम लोग जाने थे ना, तब सब लोग बैठे थे, तो हमने आपको बाइक पे पूछा, उन्होंने बोला था कि जाते हैं आज नहीं, आज से कोई नहीं मिलते हैं. वो तो वहीं रहती हैं पास में, वैसे भी वो उनसे तो मिल ही लेंगे. उनको वो नहीं, इनको आज डिस्कशन करना था मुझसे वही का, उसी बात का, और आज ही नहीं आई है. हाँ, sampling process, sample design, sample size, then sample selection, audit procedures, nature and cause of deviation and projecting, evaluating results of audit. आगे देखते हैं. Sample design, size, selection of items for testing. When designing a audit sample, the auditor shall consider the purpose of the audit procedure and characteristics of the population from which the sample will be drawn. तो जब हम ऑडिट सैम्पल फाइंड आउट कर रहे होंगे, उस टाइम पे हमें देखना है कि हमें ऑडिट प्रोसीजर को कंसिडर करना है, हमारी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करना है, उसके बाद हम सैम्पल साइज को निकाल सकते हैं. द ऑडिटर शैल डिटरमाइन अ सैम्पल साइज सफिशिएंट टू रिड्यूस सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. द ऑडिटर शैल सेलेक्ट आइटम्स फॉर सैम्पल in such a way that each sampling unit in the population has a chance of selection. Sample selected must be representative of the population. देखो क्या लिखा है, the auditor shall select the items of the sample. अभी मैंने बताया था ना कि जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है, आगे जो भी हमारी पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से जो भी हमारा सैम्पल साइज़ होगा
उस सैम्पल साइज में पॉपुलेशन हमारी 100% कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। 100% कंप्लीट नहीं होगी तो हम सैम्पल को जो निकालेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो वही लिखा है, द ऑडिटर शैल सेलेक्ट आइटम्स फॉर द सैम्पल इन सच अ वे दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट हैज़ चांस ऑफ सेलेक्शन। सैम्पल सेलेक्टेड मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये वही सेम रिपीटेड है ये वाला पैराग्राफ। आगे सैम्पल डिज़ाइन, व्हेन डिज़ाइनिंग एन ऑडिट सैम्पल the auditor's consideration includes specific purpose to be achieved and combination of audit procedure that is likely to best achieve that purpose. Auditor consideration include specific purpose, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है ना उसके बेसिस पे हम सैम्पल को निकालेंगे। स्पेसिफिक पर्पस टू बी अचीव एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर दैट इज लाइकली टू अचीव बेस्ट रिजल्ट फॉर दैट पर्पस। ऑडिटर को क्या कंसिडर करना चाहिए ऑडिट सैम्पल को डिज़ाइन करते टाइम? ऑडिटर को क्या कंसिडर करना चाहिए कि उसका पर्पस क्या है, पहली बात तो सैम्पल निकालने का, और वो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स का यूज़ करेगा ताकि उसका रिजल्ट बेस्ट आ पाए। कंसिडरेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, सॉर्ट एंड पॉसिबल डेविएशन और मिसस्टेटमेंट कंडीशंस और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू दैट audit evidence will assist the auditor in defining what constitutes a deviation or misstatements and what population to use for sampling. तो हम और क्या देखेंगे, कंसिडर करेंगे हम नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो पहले में हमें कंसिडर करना था स्पेसिफिक पर्पस, दूसरे में पॉइंट में है ऑडिट एविडेंस। फिर इन फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ SA 500 ऑडिट एविडेंस, when performing audit sampling, the auditor performs audit procedure to obtain evidence that the population from which the audit sample drawn is complete। और वो जो हमारा population हमारा audit sample होना चाहिए वो complete होना चाहिए। The auditor's consideration for the purpose of audit procedure includes a clear understanding of what constitutes a deviation or misstatements। सैम्पल के थ्रू या तो हम डेविएशन का फाइंड आउट कर पाते हैं या फिर मिसस्टेटमेंट का, है ना। वही टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन का, टेस्ट ऑफ डिटेल में मिसस्टेटमेंट का। एंड ओनली दोज कंडीशंस आर रेलेवेंट टू द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूडेड इन इवैल्यूएशन ऑफ डेविएशन एंड प्रोजेक्शन ऑफ मिसस्टेटमेंट। इन टेस्ट ऑफ डिटेल, existence of accounts receivable such as confirmation payments made by the customer before confirmation date must be received shortly after the date by the client are not considered as a misstatement। टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम क्या निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू मिसस्टेटमेंट, लेकिन कन्फर्मेशन में डिले होने को बाय द क्लाइंट उसे हम मिसस्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ऑल्सो रॉन्ग पोस्टिंग व्हेन कस्टमर अकाउंट्स डज नॉट इफेक्ट द टोटल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, उसको भी हम मिसस्टेटमेंट नहीं बोल रहे क्योंकि हमारा टोटल अमाउंट मैच कर रहा है, तो उसको भी हम मिसस्टेटमेंट नहीं बोल रहे। देयरफॉर it may not be appropriate to consider this is a misstatement in evaluating the sample results of this particular audit procedure, even though it may have an important effect on other areas of the audit। हमें इस चीज़ को misstatement बोलना appropriate नहीं है, लेकिन ये एक important effect डाल सकता है बाकी areas पर, है ना। हमने क्या बोला कि रॉन्ग पोस्टिंग कर देना, मिस्टर ए की जगह मिस्टर बी कर दिया हमने, अमाउंट सही लिखी तो उसको मिसस्टेटमेंट नहीं बोल रहे, लेकिन ये बाकी एरियाज़ को इफेक्ट कर सकता है ना। हमारे टोटल को इफेक्ट नहीं कर रहा लेकिन बाकी एरियाज़ पे इफेक्ट कर सकता है। सच हैज़ द असेसमेंट ऑफ रिस्क फ्रॉड और एडिक्वेसी ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन टेस्ट ऑफ कंट्रोल, द ऑडिटर मेक्स एन असेसमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन based on the auditor's understanding of relevant control or on the examination of small number of items from population. The assessment is made in order to design audit sample and determine sample size. Example, the expected rate of deviation is acceptably high. The auditor will normally decide not to perform test of control. Similarly, test of details, the auditor makes an assessment of the expected misstatement population. If expected misstatement is high, 100% examination या फिर larger size of samples में भी taken। सेम वही कि अगर हम ये देख पा रहे हैं
कि हमारे ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स होंगे। अगर ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स होंगे तो फिर क्या करेंगे, या तो हम 100% चेकिंग कर लेंगे या फिर हम सैम्पल साइज बढ़ा ले लेंगे। स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। In considering the characteristics of the population from which the sample will be drawn, the auditor may determine stratification and value weighted selection is appropriate. जब हम सैम्पल साइज निकाल रहे हैं तो उसके अंदर हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करेंगे वो डिपेंड कर सकते, फिर उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रैटिफिकेशन या फिर वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। अब ये होता क्या है, हमें वो पढ़ना है कि स्ट्रैटिफिकेशन क्या हो रहा है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या हो रहा है। SA 530 provides guidance to the auditor to use stratification and value weighted sample techniques. What is stratification? Audit efficiency may be improved if the auditor stratifies a population by dividing it into discrete subpopulations which have an identifying characteristics. हम हमारे पॉपुलेशन को इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की जो चीज़ें हैं उसे हमने एक ग्रुप में डाला है ना, जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के उसे दूसरे ग्रुप में डाला। तो इस तरीके से हमारी जो एक बड़ी पॉपुलेशन है उसको हम सब डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमारे पास हम सेल्स को हम वो निकाल रहे हैं, सेल्स हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स की चेकिंग करना। तो हमारे पास जो 1000 सेल्स इनवॉइसेस हैं उसको हम सब डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने सोचा कि जो हमारे डोमेस्टिक वाले बिल्स हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल वाले बिल्स हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, है ना, या फिर जो ऐसे बिल्स हैं जो जल्दी ड्यू होने वाले हैं उनको एक तरफ रख लिया, जो टाइम लगाएंगे उनको। तो हम इस तरीके से हम उसे क्या कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर रहे हैं। ऑडिट एफिशिएंसी में बी इम्प्रूव्ड इफ ऑडिटर स्ट्रैटिफाइज अ पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन व्हिच हैव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, हम एक सैंपल ले, आप ये सोचो कि आप एक सैंपल का साइज लो पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है, जिसके अंदर सारे बिल मिक्सड है। तो उसके अंदर हमें नहीं पता ना कितना चांस है डोमेस्टिक बिल्स के आने का या फिर इंटरनेशनल बिल्स के आने का। लेकिन अगर हम उसे सब डिवाइड कर दें और फिर उन दोनों में से सैंपल निकालें तो हम एक करेक्ट अमाउंट ऑफ सैंपल साइज निकाल पाएंगे, है ना, और जिसके अंदर हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग भी होंगे। ठीक है, ऐसी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ऐसा हमारे पास एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसके अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ें हैं। तो अब हम उसमें से डायरेक्ट सैंपल साइज निकालें तो हमारे पास हो सकता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कुछ फीचर्स वाले पॉइंट्स तो हमारे पास सैंपल में आए ही ना, और फिर हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो वो कंक्लूजन एरर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या करा, एक बड़ी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशंस में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसमें से सैंपल निकाले। तो अब हमारे सैंपल में हर तरीके का कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है, तो हमारे एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसको डिवाइड करने को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। समझ में आ गया व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है इसके थ्रू इफ द ऑडिटर स्ट्रैटिफाइज अ पॉपुलेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू discrete subpopulation which have an identifying characteristics. The objective of stratification is to reduce variability of items within each stratum and therefore allow sample size to be reduced without increasing sampling risk. अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो समझ में आया ना। When performing test of details, the population is often stratified by monetary value. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम उसको सब डिवाइड कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। दिस अलाउज
greater audit effort to be directed towards larger value items as these items may contain greatest potential misstatement in terms of overstatement. अब हमारा टेस्ट ऑफ डिटेल हमें करना है. टेस्ट ऑफ डिटेल का मतलब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली चेकिंग. तो उस पर हमारा पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई करना, मतलब पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना किस पर बेस्ड रहेगा, मॉनेटरी वैल्यू पर बेस्ड रहेगा. तो अगर मॉनेटरी वैल्यू में हम क्या कर पाएंगे, जो ज़्यादा अमाउंट के आइटम हैं उनको हम अच्छे से चेक कर पाएंगे, और जो हमारा मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, जो हमारे रिस्क के चांसेस हो जाते हैं, वो क्या होते हैं उसकी वजह से कम होते हैं, क्योंकि लार्जर अमाउंट ऑफ आइटम में मिसस्टेटमेंट होना हमारे लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चेक करेंगे. सिमिलरली a population may be stratified according to a particular characteristic that indicates a higher risk of misstatement. For example, when testing the allowance for doubtful accounts in the valuation of account receivable, balance may be stratified by age. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टेस्टिंग अलाउंस फ्रॉम डाउटफुल अकाउंट्स. हमें ना हमारे डेटर्स, हमारे डाउटफुल डेटर्स को चेक करना है, तो उसे हम चेक कर सकते हैं बाय एज. एजिंग मैंने बताया था ना, एजिंग हम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको मंथ्स के हिसाब से बांट देते हैं, और फिर उसको मंथ्स के हिसाब से बांटने के बाद फिर उसमें से हम निकालेंगे सैम्पल, तो हमारा वो ज़्यादा क्या बन जाएगा, रिस्क हमारा कम हो जाएगा और एरर कम हो जाएगा. स्ट्रैटिफिकेशन, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इंटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन. अब वही है ना, सेम जो ऊपर लिखा था वही दोबारा से सेम लिख दिया. डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इंटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन. ईच सब पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्ट्रैटम and units under the sub population are referred to as strata. तो आप भले आप ये वाला स्ट्रैटिफिकेशन मत पढ़ो, आप स्ट्रैटिफिकेशन की जो डेफिनेशन है इस वाली को मार्क कर लो, ठीक है. डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू डिस्क्रीट सब पॉपुलेशन विच हैव आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. हर सब पॉपुलेशन को हम बोलते हैं स्ट्रैटम, और जो यूनिट्स होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम. The results of audit procedure applied to the sample of item within a stratum can only be projected to the items that make up that stratum. To draw conclusion on entire population, the auditor will need to consider the risk of material misstatement in relation to whatever the other strata makes up the entire population. The result of samples from units drawn under subpopulation are projected to that respective stratum. In order to draw opinion on the overall population, the auditor needs to combine the result of all stratum to check for possible deviation or risk of material misstatement. Projected misstatement of each stratum will be combined together to consider the possible effect of misstatement. चलो अब इसका एक बार एक एग्जाम्पल पढ़ लो. एग्जाम्पल पढ़ लो. समझ में आया कुछ? क्या वैल्यू ज़्यादा थी उसमें? हाँ, 20% ऑफ द आइटम्स, मतलब पॉपुलेशन का हमने 20% लिया, क्योंकि 20% ही हमारी 90% ऑफ द वैल्यू शो करता है, क्योंकि जो हमारे बिल होंगे उसके अंदर उसमें ज़्यादा अमाउंट्स के होंगे और बाकी में कम अमाउंट्स के होंगे. वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. When performing test of details, it may be sufficient to identify sampling units such as individual monetary units that make up the population. Having selected specific monetary units from within the population, for example, account receivable balance, auditor may then examine particular item, for example, individual balances that may contain those monetary units. तो
वैल्यू वेटेड सिलेक्शन में हम वैल्यू के हिसाब से, मतलब मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं सैम्पल साइज को. One benefit of this approach is defining sampling units is that audit effort is directed to larger value items because having greater chance of selection and can result in smaller sample size. जैसे कि इस एग्जाम्पल में भी तो यही था ना कि हमने सैम्पल साइज तो 20% लिया, लेकिन वो 20% ही हमें 90% ऑफ द वैल्यू दिखा दे रहा है, तो वो वैल्यू वेटेड सिलेक्शन हम कर रहे हैं. This approach may be used in conjunction with the systematic method of sample selection and is most efficient when selecting items using random selection. In value weighted selection, sample size, its selection and evaluation will result in a conclusion in monetary amounts. Sample size. The auditor determine a sample size sufficient to reduce sampling risk to an acceptably low level. The level of sampling risk that the auditor is willing to accept affects the sample size required. The lower the risk the auditor is willing to accept, the greater the sample size will need to be. अगर ऑडिटर को रिस्क कम से कम चाहिए तो उसे सैम्पल साइज ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा. द सैम्पल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकली बेस्ड फॉर्मूला एंड थ्रू एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. और सैम्पल साइज को हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? या तो स्टैटिस्टिकल बेस्ड फॉर्मूला लगा लेंगे, मतलब स्टैटिस्टिकल मेथड यूज लगाते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल जजमेंट मतलब नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड लगाते हैं. There are various factors typically have on determination of sample size. When circumstances are similar, the effects on sample size of factors will be similar regardless whether the statistical or non-statistical approach is chosen. ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट. ठीक है, यहाँ तक. Examples of factors influencing sample size for test of control. The following are the factors that auditor may consider when determining the sample size for test of control. These factors, which need to be considered together, assume the auditor does not modify the nature timing of the test of control or otherwise modify the approach to substantive procedure in response to assessed risk. तो हम क्या देख रहे हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सैम्पल साइज किसके लिए? टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे. When there is an increase in extent of auditor's risk, takes into account relevant control, more assurance the auditor intends to obtain from operating effectiveness of control. अगर देखो हमें चाहिए, हमें रिस्क को कंट्रोल करना है. व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एक्सटेंट ऑफ द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट, अगर रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो हमें ज़्यादा एश्योरेंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हमें सैम्पल साइज ज़्यादा रखना पड़ेगा, है ना. तो एक ये फैक्टर है, मतलब एक हमारा रिस्क का फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे सैम्पल साइज को फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल. रिस्क ज़्यादा होगा तो सैम्पल भी ज़्यादा होगा, है ना. Lower the auditor's assessment of risk of material misstatement will be, the greater will be the sample size will need to be. When the auditor's assessment of the risk of material misstatement at assertion level includes an expectation of the operating effectiveness of control, the auditor required to perform test of control. Other things being equal, the greater reliance the auditor places on operating efficiency of control in risk assessment, the greater the extent the auditor's test of control. Therefore, sample sizes increase, sample size will increase. तो अगर ऑडिटर को ज़्यादा रिलायंस प्रोवाइड करना है तो वो सैम्पल साइज ज़्यादा रखेगा, है ना. इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, मतलब जितना डेविएशन हम टॉलरेट कर सकते थे, जैसे उसमें था ना मिस स्टेटमेंट, जितना हम एरर टॉलरेट कर सकते हैं वो टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता है.
देन सैम्पल साइज विल डिक्रीज। अगर हमारी टॉलरेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा सैम्पल साइज डिक्रीज करेगा। टॉलरेबल एरर is the maximum error in the population that the auditor is ready to accept in given sample size. Smaller the tolerable error, larger will be the sample size. Tolerable error सबसे पहली बात तो है क्या, वो एरर है जो ऑडिटर इज रेडी टू एक्सेप्ट। अगर वो इंक्रीज करेगा तो हम सैम्पल साइज को कम करेंगे, अगर वो डिक्रीज करेगा तो सैम्पल साइज को हम इंक्रीज करेंगे। When there is an increase in expected rate of deviation of the population to be tested, then sample size will increase. तो अगर हमारा expected rate of deviation is increasing, अगर deviation बढ़ रहा है तो हमें sample size को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। Factors relevant to auditor's consideration of the expected rate of deviation include auditor's understanding of the business, changes in personnel, ये सब। तो मतलब इन दोनों का ये इतना सा हमारा वो निकल गया, क्रक्स निकल गया कि टॉलरेबल एरर कम, सैम्पल साइज ज़्यादा, टॉलरेबल ज़्यादा, सैम्पल साइज कम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा तो सैम्पल साइज भी ज़्यादा, और फिर वाइस वर्सा। फिर आगे एन इंक्रीज इन द ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट द टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन is not exceeded by the actual rate of deviation in the population, increase the sample size। अगर ऑडिटर का डिज़ायर है लेवल ऑफ एश्योरेंस को इंक्रीज करना तो वो सैम्पल साइज को इंक्रीज करेगा। द ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट ऑडिटर डिज़ायर्स that a result of sample are in fact indicative of the actual incidence of the deviation, the larger sample size needs to be। अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस को इंक्रीज करना है तो सैम्पल साइज को इंक्रीज करना होगा। इन केस ऑफ लार्जर पॉपुलेशन द एक्चुअल साइज ऑफ पॉपुलेशन हैज़ लिटिल if any effect on the sample size for small populations. However, audit sampling may not be efficient as alternative means of obtaining sufficient appropriate audit evidence. Therefore, there will be negligible effect on the sample size due to increase in number of sampling units in the population. अगर हमारा लार्जर प्रोपोर्शन का लेने से एक्चुअल साइज पे मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मतलब कि इफ़ेक्ट जो हो रहा है ना हमारे ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेने से वो नेग्लिजिबल है। मतलब हम कितना ही सैम्पल साइज़ को बढ़ा दें उसका इफ़ेक्ट जो होगा, उसका जो हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसका नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट रहेगा। तो ऐसे में हमें अगर हम इंक्रीज़ भी करें या डिक्रीज़ भी करें उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, हमारा जो इफ़ेक्ट रहेगा वो नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट रहेगा। तो मतलब उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ज़्यादा लेना है या कितना कम लेना है। ठीक है, ये भी कर ही ले क्या, इसमें पॉइंट्स थोड़े से वो है, बताओ ये भी कर ले या नहीं करे। एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेस्ट ऑफ डिटेल। अभी हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अभी क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टेस्ट ऑफ डिटेल। हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लार्जर द सैम्पल साइज नीड्स टू बी। अगर ऑडिटर का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होता है तो सैम्पल साइज उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा, है ना। रिस्क कम है तो सैम्पल साइज कम लेंगे, वो है पहला पॉइंट। इंक्रीज इन सैम्पल साइज इन केस ऑफ इंक्रीज इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, the more the auditor is relying on other substantive procedures to reduce to an acceptably the level of detection of risk regarding a particular population, the less assurance the auditor will require from sampling. Therefore, the smaller the sample size can be. अगर ऑडिटर ज़्यादा रिलाई कर रहा है दूसरे प्रोसीजर्स पे तो इधर हम सैम्पल साइज क्या ले सकते हैं, कम ले सकते हैं। An increase in auditor's desired level of assurance that tolerable misstatement is not exceeded by actual misstatement will increase the sample size. Hence, greater the level of assurance that the auditor requires, the result of sample size are in fact indicative of the actual amount of misstatement, the larger sample size needs to be. तो वही लिखा है कि अगर हमारा एश्योरेंस लेवल को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सैम्पल साइज को लार्ज लेना पड़ेगा, है ना। या फिर अगर हमारा टॉलरेबल एरर को हम बढ़ा रहे हैं तो सैम्पल साइज टॉलरेट हम ज़्यादा कर सकते हैं तो सैम्पल साइज कम होगा।
अगर हम कम कर सकते हैं तो सैम्पल साइज ज़्यादा होगा, ज़्यादा एश्योरेंस ज़्यादा, और दूसरी तरफ ज़्यादा एश्योरेंस तो ज़्यादा सैम्पल साइज, कम एश्योरेंस तो कम सैम्पल साइज। एंड इंक्रीज इन टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट विल डिक्रीज इन द सैम्पल साइज। तो इन्होंने जो टॉलरेबल वाला पॉइंट है वो 2 में डिवाइड कर दिया। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू फाइंड द पॉपुलेशन लार्जर द सैम्पल साइज। ज़्यादा वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज़्यादा मिसस्टेटमेंट होंगी पॉपुलेशन में, तो सैम्पल साइज वो रखेगा ज़्यादा। वेन स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, स्ट्रैटिफिकेशन क्या था बताओ, स्ट्रैटिफिकेशन क्या था, सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना। व्हेन स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट देन द सैम्पल साइज विल डिक्रीज। ठीक है, हमने करेक्ट तरीके से उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बांट दिया तो सैम्पल साइज कम होगा हमारा। व्हेन देयर विल बी नेग्लिजिबल इफेक्ट, मतलब हो सकता है कि कुछ इफेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज करने से नेग्लिजिबल इफेक्ट हो, बस। ठीक है, फिर अब यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।